हेलो स्टूडेंट, हमारी स्टडी को आगे करते हुए जहाँ हमने पढ़ा था ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, उसके आगे हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो साहित्य लिखे गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संगम, मैंने आपको बताया था आगम, पीटक और संगम। तो आगम दो मैंने आपको बताया, जैन साहित्य को, बौद्ध साहित्य को पीटक और तमिल साहित्य को तमिल ग्रंथ साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। इसमें चोल और पल्लव, उस समय के चोल शासक और पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इस साहित्य संगम साहित्य को लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अगस्त्य ऋषि को। किसको दिया जाता है? अगस्त्य ऋषि को। एक वहां के विद्वान हुए ध्रुजटी द्वारा लिखित कृष्णदेवराय विजयम। कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कृष्णदेवराय विजयम के रचयिता कौन है? ध्रुजटी। विजयनगर आपको पता होना चाहिए, जो विजयनगर राज्य था उसकी राजधानी हम्पी, जो आज के 50 के नोट पर आपको दिखता है वो चित्र। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अब उसी प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रीय साहित्यों में भी बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रंथ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय ने लिखी है। किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय ने। कानड़देव प्रबंध, ये पद्मनाभ ने लिखी है, जो जालोर के राजा होते हैं कानड़देव, उनके ऊपर। राव जयसिरो छंद, ये किसने लिखी है? बिट्टू सूजा। ये राजस्थान कंपटीशन के हिसाब से और सारे कंपटीशन के हिसाब से ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वंशवासकर, सूर्यमल मिश्र, नैनसिरी ख्यात मनोत नैनसी ने, बाकीदास ख्यात बाकीदास ने, वीर सतसई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूर्यमल मिश्र, और मारवाड़ा परगना विगत, ये लिखी है मनोत नैनसी ने। तो इस प्रकार से हमारे साहित्य ग्रंथ हैं। फिर आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जो यहाँ पे विदेशी राजदूत है, उन्होंने अपने अपने समय में यहाँ पे क्या देखा, कौन सा राजा था, किस राजा के समय आए, ये आदि जानकारी भी हमें इतिहास की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कि प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे, व्यापारी संबंध थे। धर्म और दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया है। अब उनमें नंबर 1 जैसे यूनानी साहित्य। यूनान के जो प्रसिद्ध यूनानी लेखक कौन कौन है? टेशियस, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है, नियार्कस, सिकंदर का सेनापति जो था, एरिस्टोबुल्स, स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलैक्स, ये सब यूनानी साहित्यकार हैं। उनकी पुस्तकें देखें। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के समय आया था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, उसने लिखी है इंडिका। भूगोल किसने लिखी है? टोलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी द एल्डर ने। हिस्ट्री ऑफ द वॉर किसने लिखी है? एरिस्टोबुल्स ने। और भूगोल स्ट्रेबो ने। और सिकंदर की जीवनी लिखी है आर्नेकिटस ने लिखी है। एक ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिस्थन सी, लाल सागर पुस्तक में बंदरगाहों व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है और इसके लेखक का नाम नहीं पता है। फिर आता है चीनी साहित्य। प्रमुख चीनी यात्री फायांग, सुंगयुंग, हेंगशांग और इत्सिंग, इन ने भी अपने अपने समय में यहाँ यात्राएं की और पुस्तकें लिखी। फायान, भारत आगमन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था और 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसकी पुस्तक है फो क्यों की। पूछा जाता है फायान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यों की। और हैंगसांग, याद रखना, हैंगसांग हर्षवर्धन के समय। क्वेश्चन पूछा जाता है फायान किसके समय आया, हैंगसांग किसके समय आया? तो हैंगसांग हर्षवर्धन के समय आया था। और इनकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की, भारत के समय के इतिहास, उस समय का 7वीं शताब्दी के
का इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण की थी। इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हेंगसांग को। फिर आता है इत्सिंग, ये भी चीनी इतिहासकार ही हैं। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भारत भ्रमण किया और इसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार के साथ ही भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। फिर आता है तिब्बत इतिहास का, वेरी इंपोर्टेंट, तारानाथ। तिब्बत इतिहास का तैसे तिब्बत तैसे तारानाथ द्वारा रचित कंग्युवर और तंग्युवर ग्रंथ हैं जो हमें उस समय के तिब्बत के आसपास के एरिया के बारे में जानकारी देते हैं। फिर आता है अरबी विवरण। प्रमुख अरबी लेखक हैं अल मसूदी, जिन्होंने मौसम आदि बारे में जानकारी दी। सुलेमान महिपाल के समय, नबी और अल ब्रेनू, ये अरबी इतिहासकार हैं। अल मसूदी भारत आगमन महिपाल के समय, महिपाल के समय आए थे, गुजपतियार वंश के, और इनकी पुस्तक का नाम है मिडास ऑफ गॉड। भारत का विवरण दिया और लिखा कि भारत का राज्य स्थल और समुद्र दोनों पर था, मतलब भारत के बृहत्तर भारत की बारे में उन्होंने जानकारी दी। फिर आता है सुलेमान नबी, इनका भारत आगमन महीर भोज के समय, ये भी गुजरपतियार वंश के राजा हैं और बहुत बड़े पराक्रमी राजा हैं। इनके समय आए। पुस्तक है इनकी चचनामा, दाही सेन से संबंधित है। इनकी पुस्तक सुलेमान नहीं है, एक्चुअल चचनामा जो है ये दाहिर सेन से संबंधित है। सिलसिलात और त्वारिक, हाँ, ये सुलेमान नबी की किताब है जो पाल पतियार शासकों के बारे में बताती है। अल बरेनू तारीख हिंद, जिन्हें भी कहा, इनकी किताब का नाम है। संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन कर अपनी प्रमुख पुस्तक तारीख उल हिंद में भारत समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी दी। अब कुछ वंशावलियां हैं जो भी हमें इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। वंशावलियां, जो भाट जाति के लोग होते हैं, चारण जाति, तो राजाओं को अपनी वंशावली लिखाते थे। तो वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने की प्रणाली है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर जा जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना के से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है कि भाई जैसे आपके पिता का नाम क्या है, पिता से पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, पूरी वंशावली आपको उन जाट, पंडो, भाट, चारण के पास आपको प्रोवाइड हो सकती है। इन वंशावलियों में हमें पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख वंशावली लेखक बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे, भारोट, ये सब जातियां हैं जो वंशावलियां लिखती है। इनके पास अपनी अपनी पोथियां होती है हर एक धर्म विशेष की। विशेषता, ऐतिहासिक दृष्टि से वंशावलियों के निम्न विशेषता है। पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियां या बइयां प्रमाणित दस्तावेज न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है भैया। ये न्यायिक साक्ष्य मतलब इनको कोर्ट में गवाही के लिए या सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। जब कोई पारिवारिक विवाद हो जाए, जमीनी विवाद हो जाए, तो उसमें हकदार कौन है, तो इन रूप से इन पोथियों को न्यायालय में भेजा जा सकता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखना होता है। वर्णन के अक्षरों के साथ चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं और निश्चित रूप से बइयां या वंशावलियां एक न्यायिक दस्तावेज है। वंशावलियां लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। हमारे पुरातन ग्रंथ पुराणों में जो इतिहास उपबंध है उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। कई ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमाण वंशावलियों से मिलते रहे। वंशावलियों में प्रत्येक जाति एवं व्यक्ति के वंशानुक्रम एवं इतिहास का लेखन मिलता है। समाज के आदर्श महापुरुषों की जानकारी भी इन्हीं वंशावलियों से मिलती है। समाज की आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि एवं निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करके इसका लेखन करता था। इसलिए इसे यथार्थ दिखाई देती है, यथास्थिति दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल क्रम, तो कुल धर्म, गोत्र, पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक
विश्वसनीय स्रोत कौन सी है? वंशावलियां ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इस अधिनियम के द्वारा बइयों वंशावलियों को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसी संबंधी एक विवाद है, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 का ये विवाद है, जिसमें न्यायालय ने पंडों की बइयों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्राही माना। अब हम पुरातात्विक स्रोत है जो अगले अध्याय में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे।